Assalamu alaikum dear students, myself Tariq sir. I welcome to all of you in the German classes. Today we are going to study the line spectrum of hydrogen या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको बोलो या इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने जाना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या चीज़ होती है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या चीज़ होती है। तो आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज का लेक्चर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो कल का लेक्चर पहले देखिए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसको हम बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या चीज़ होती है, एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन सी प्रोसेस या क्या चीज़ होता है। तो तब जाके इनको इस जो आज का लेक्चर है इसमें थोड़ा फोकस आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट द टुडेज लेक्चर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलो या एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इट वाज क्वाइट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए ये हमारे पास जो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये बहुत मददगार साबित हुआ। वो हम देखेंगे कैसे। हमने एक जैसे कि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। तो कैसे इन्होंने इन लाइन्स को देखा, तो पहले उन्होंने हाइड्रोजन पे इस पे काम किया था। जो पहला साइंटिस्ट था जोहान जैकब बॉल्मर था उसका नाम, उसने इस पे काम किया था। तो इसलिए इसमें हमारे पास बहुत सारे सीरीज आएंगे, तो वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी इन्होंने काम किया, जो बॉल्मर था, एक डिस्चार्ज ट्यूब था, ये था डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब था। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, डिस्चार्ज ट्यूब, और इसमें से हाइड्रोजन गैस लिया उन्होंने। क्या लिया? हाइड्रोजन गैस लिया। ये था हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस, तो जो गैस होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक सिल्ट सिस्टम लिया, यहाँ पे एक सिंगल सिल्ट सिस्टम लिया, यहाँ से प्रिज्म लिया, और यहाँ से उन्होंने इस चीज़ को एक स्पेक्ट्रम पे देखा, एक फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पे देखा, जहाँ से एक स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो यहाँ से देखा इन्होंने, यहाँ से देखा इन्होंने ऐसे एक स्पेक्ट्रम बन रहा है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सा स्पेक्ट्रम बन रहा है। यहाँ पे जब उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, इसमें ये जो हाइड्रोजन गैस था ये क्या हो गया, ये आयोनाइज हो गया, ये डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन एटम्स में। जब ये हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट हो गया, जब ये हाइड्रोजन एटम्स में, ये प्रिज्म है, जब ये हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट हो गया, तो हमने कल के भी लेक्चर में कहा, जब एक एटम को एक एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाती है, चाहे वो उसको हमें हीट के थ्रू सप्लाई हो जाए या इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू सप्लाई हो जाए उसकी जो हीट है, या लाइट की वजह से वो लाइट उस पर इंसिडेंट करवाई जाए, तब वो एटम एक्साइट होता है। तो यहाँ से हमने जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें पास किया, तो एटम्स जो यहाँ पे ये आयोनाइज हो गया, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स थे, ये आयोनाइज हो गए, डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एटम्स हो गए। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम एक्साइट स्टेट में आ गया, तो एक्साइट स्टेट में मैंने बोला वहाँ पे उसकी हाई एनर्जी होती है, वो अनस्टेबल होता है, और ये क्या काम करता है, ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एमिट करता है राडिएशंस, एमिट करता है। तो यहाँ पे जब ये एमिट रेडिएशंस करता है, जब वो वापस आता है एक्साइटेड स्टेट से, जो अपनी जो एनर्जी लेवल पे वापस आता है, वो लूज करता है एनर्जी इन द एमिट करता है, रेडिएशंस करता है एमिट। तो वहाँ से जो हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है, वहाँ से हमें जो स्पेक्ट्रम मिल जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने देखा, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मिला, इसमें बहुत सारे ऐसे शार्प लाइन्स थे। क्या थे? बहुत सारे ऐसे शार्प लाइन्स थे। तो इन शार्प लाइन्स का जो उन्होंने ऑब्जर्व किया या ऑब्टेन यहां से शार्प लाइन्स, इनका नाम दिया स्पेक्ट्रल लाइन्स। क्या दिया नाम? स्पेक्ट्रल लाइन्स या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन्स, क्योंकि हाइड्रोजन की स्टडी वो कर रही थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स, या इनको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमें मिला, स्पेक्ट्रम मिला किसका? हाइड्रोजन का, लेकिन कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे हम
इमिट की बात करें, जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है, जब वो लूज करता है एनर्जी इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, तो वो इमिट करता है रेडिएशंस। तो इसलिए इमिट से एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हम इसको कह सकते हैं, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन्स या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सिंपली आप इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल सकते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो यहां तक बात ठीक है। यहां पे जो ये चीज जिसने ये फर्स्ट ऑब्जर्व की, ये लाइंस, जैसे कि उसने यहां से डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास की, यहां से क्या हो गया, जो गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन थे वो डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एटम्स हो गए। हाइड्रोजन एटम्स क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में गए, वापस आए, क्योंकि उसको लूज करनी थी एनर्जी, उनको गेन करनी थी स्टेबिलिटी। वहां से उन्होंने वो लूज अप एनर्जी की, उन्हें इमिट रेडिएशंस, मतलब जो रेडिएशंस उन्होंने यहां से इमिट की, जो लूज एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ इमिटेड रेडिएशंस। तो यहां पे जो जब इमिट करते थे वो, तो यहां पे जो हमारा जो स्पेक्ट्रम था, इसमें कुछ शार्प लाइन्स देखी गई, इसमें कुछ शार्प लाइन्स देखे गए। ये फर्स्ट चीज जो ये शार्प लाइन्स जो ऑब्जर्व किए, ये किया था, ये एक स्विस फिजिस्ट मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जोहान जैकब बाल्मर था इसका नाम, ठीक है, उसका नाम था जोहान जैकब बाल्मर था उसका नाम। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने इसको फर्स्टली ऑब्जर्व किया। तो इसलिए ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स की सीरीज आ गई हमारे पास, यहां पे इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया किसने, जैकब बाल्मर ने। जैकब जब इसने इसको फर्दर स्टडी किया, जब और डीपली, जब डेप्थ में इसके गया, तो इसने पाया यहां पे, तो इसने पहले ऐसे स्पेक्ट्रम जो यहां पे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसे पाया था, लेकिन जब इसने उसको फर्दर स्टडी किया, इसने देखा यहां पे भी कुछ शार्प लाइन्स मिल रही है हमें, शार्प लाइन्स, यहां पे भी शार्प लाइन्स मिल रही है, यहां पे भी शार्प लाइन्स। ये जो पहला जो स्पेक्ट्रल लाइन्स इसने देखी, ये इसने देखे विजिबल रीजन में, किसमें, विजिबल रीजन में। और इसने पाया और भी हमारे पास कुछ शार्प लाइन्स यहां पे मिलती है यूवी और अल्ट्रा इंफ्रारेड रीजन में, IR रीजन में। तो यहां पे पहले ये जो सीरीज ऑफ लाइन्स जो देखी, ये पहले किसने, जोहान जैकब बाल्मर ने देखी। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बाल्मर सीरीज। क्या पड़ गया नाम, इसको पड़ गया नाम बाल्मर सीरीज। तो यहां से और एक चीज ने कहा, जब ये इमिट होती है रेडिएशंस, इनके पास क्या होती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल गई, ये जो लाइन्स इनकी क्या होती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज या डिस्क्रीट वेवलेंथ। आप लोग सर क्या डिस्क्रीट बोल रहे हो, डिस्क्रीट मीन्स दैट ये एक इंडिविजुअली होती है, सेपरेट होती है, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होती है, मतलब ये सेम नहीं होती है इनका। फॉर एग्जांपल जो इसने स्पेक्ट्रल लाइन्स देखी, इनका अलग वेवलेंथ था, इनकी अलग वेवलेंथ थी, इनकी अलग फ्रीक्वेंसी थी, और इसकी अलग वेवलेंथ थी, इसकी अलग फ्रीक्वेंसी थी। ये आपस में जो इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, जो फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस वाले लाइन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से मैच नहीं कर पाती थी। इसलिए इसने बोला जो हमारे पास वहां पे एमिट हो रही है रेडिएशंस, वो हो रही है उनकी क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज या डिस्क्रीट वेवलेंथ्स। फॉर एग्जांपल उसने जो स्पेक्ट्रम देखा, वहां यहां पे जो इसने स्पेक्ट्रम देखा, डस्टर कहां गया, जो इसने यहां पे जो स्पेक्ट्रम देखा, बहुत मजेदार ये लेक्चर है, तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करो। इसने देखा फॉर एग्जांपल, इसने ऐसे किस्म का स्पेक्ट्रा देखा, इसमें यहां पे ऐसे देखा जो लाइन्स थी, जो ऐसे लाइन्स पड़ी थी, फॉर एग्जांपल ये जो था, ये मैं इसको n=3 नंबर दिया, वो मैं आगे समझा दूंगा क्या चीज है ये जो लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन्स, शार्प लाइन्स जो बाल्मर ने देखी, इसने कहा ये जो लाइन्स हमारे पास आ रही है, चाहे थर्ड लाइन हमारे पास, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, यहां पे क्या होता है, इनके ये क्या होती है, ये जब आती है इनका एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज होती है या डिस्क्रीट वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जांपल इसका जो 656 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ थी,
इसकी जो वेवलेंथ थी वो थी 586 या 486 नैनोमीटर थी, इसकी 430 नैनोमीटर थी, इसकी क्या थी 400 नैनोमीटर। ये विजिबल रीजन में इसने देखा। अब यहां पे इसने काम किया, इसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया हमें। इसने जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया वो किसके लिए दिया, बोला कि जो मैथमेटिकल में फॉर्मूला दे दूंगा उससे आपको अगर इस फॉर एग्जांपल इस अगर थर्ड लाइन है इसका वैल्यू आप उसमें पुट करोगे, आप अगर फॉर एग्जांपल आप इसका वेवलेंथ जानना चाहते हो इस लाइन का, तो आप उसका वैल्यू उसमें पुट करोगे, आपको 656 नैनोमीटर आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है इसकी वेवलेंथ क्या है। तो उस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ, हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारे पास आई है उसकी वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल आपको इसकी निकालनी हो, आपको पता नहीं है इसका 486 नैनोमीटर वेवलेंथ पे ये हमारे पास आई है, आप फार्मूला में खाली इसका नंबर पुट करोगे ये किस लाइन पे आता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका इसका वेवलेंथ मिल जाएगा। उसने जो फार्मूला दे दी वो क्या थी, वो थी फॉर्मूला वेव नंबर इनवर्स ऑफ वेवलेंथ जो हमने पढ़ा था। ये किसके बराबर होता है 109,677 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये इसने फॉर्मूला हमें दे दी। यहां पे जो ये n है इसने बोला n हो सकता है 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। तो हमने बोला भाई हमें समझा दो, हमें समझ नहीं आया क्या है n इक्वल 3, 4, 5, 6 पे। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा अगर आपको इस स्पेक्ट्रल लाइन का क्या निकालना है, इसकी वेवलेंथ निकालनी है, आप खाली ये नंबर पुट करोगे 109,677 जो हमारे पास वेव नंबर है 1 ओवर लैम्डा, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर। तो n स्क्वायर हमारे पास इस लाइन का निकालना है n इक्वल टू 3, तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये मैं समझा दूंगा अभी ये नंबर कहां से आया, इसको ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गया, इसको रीडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन रॉबर्ट रीडबर्ग, उसने एक कॉमन सिमिलरिटीज में, वो अभी मैं बता दूंगा, अभी आप पेशेंस रखिए। तो यहां पे अगर इसको आप इसको मतलब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपको 656 नैनोमीटर का ये आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल्स पे हम करेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। तो इसने, लेकिन ये जो सीरीज, ये जो फॉर्मूला थी, ये वाली फॉर्मूला जो थी, मैं जो ऊपर लिख रहा हूं, जो फॉर्मूला हमारी ऊपर की है, अब आप खाली समझो, फिर इस पे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इस पे फिर एक ग्रिप आ जाएगा, होल आ जाएगा। यहां से जो इसने फॉर्मूला दे दी, बट इट वाज ओनली फॉर दिस फॉर्मूला वाज ओनली अप्लाइड फॉर बाल्मर सीरीज। ये खाली किसके लिए थी, बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए एप्लीकेबल थी, ठीक है ना, खाली ये बाल्मर सीरीज के लिए एप्लीकेबल थी। लेकिन इस फॉर्मूला से, फ्रॉम वन फॉर्मूला, हमें क्या, यहां पे जो हमारे पास बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन हो रही है, हम ईच स्पेक्ट्रल लाइन, हर कोई जो स्पेक्ट्रल लाइन, उसका वेवलेंथ आराम से अब निकाल सकते हैं, क्योंकि खाली हमें उस स्पेक्ट्रल लाइन का देखना है वो कौन से नंबर पे है, 4th है, 5th है, 6th है, खाली उसका नंबर यहां से पुट करना है तो हमें उसका वेवलेंथ मिल जाएगा। तो ये जो सारी वेवलेंथ्स है, ये जो सारी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है, ऑल टुगेदर फॉर्म बाल्मर सीरीज। ये क्या बनाती है, बाल्मर सीरीज। लेकिन सिमिलरली इसमें क्या हुआ, जो बाकी साइंटिस्ट आ गए, ठीक है ना, सिमिलरली बाकी साइंटिस्ट उन्होंने अलग अलग से यहां से ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे मतलब ये स्पेक्ट्रल लाइन्स दिए, जैसे कि उससे पहले उसके बाद आया लाइमन सीरीज, लाइमन आ गया साइंटिस्ट, उसने कुछ स्पेक्ट्रल लाइन्स देखी, उसका नाम पड़ गया लाइमन सीरीज।
तो उन स्पेक्ट्रल लाइन्स जो सीरीज में थी उनका नाम पड़ गया लाइमन सीरीज। ऐसे ही बाल्मर था, बाल्मर ने स्पेक्ट्रल लाइन्स देखी यूवी रीजन में, ठीक है ना, यूवी रीजन में देखी, तो इसका नाम पड़ गया बाल्मर। ऐसे ही आ गया पास्चन, पास्चन ने कुछ देखी, पास्चन ने कुछ देखी। उसके बाद आ गया ब्रैकेट, ब्रैकेट आ गया, उसने कुछ स्पेक्ट्रल लाइन्स देखी। उसके बाद आ गया पीफंड, पीफंड आ गया, उसने कुछ स्पेक्ट्रल लाइन्स देखी। उसके बाद आ गया हम्फरी, तो उसने कुछ स्पेक्ट्रल लाइन्स देखी। तो जो लाइमन ने जो स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन की, जो उसने यहाँ से उसको स्पेक्ट्रल लाइन्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए, उसने देखा यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन्स कुछ बन रही है, ठीक है ना, जैसे कि इमिशन स्पेक्ट्रम में, तो इसका नाम पड़ गया लाइमन सीरीज। ऐसे ही बाल्मर जो एक्सपेरिमेंट जो अभी मैंने बता दिया, तो जो उसने जो ये ऑल टुगेदर जो ये वेवलेंथ्स थी या स्पेक्ट्रल लाइन्स थी, इनका नाम पड़ गया बाल्मर सीरीज। ऐसे ही पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, हम्फरी सीरीज। तो ये आपके पास आ गई ये। तो ये लाइमन सीरीज ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है, लाई करती है, और जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, और जो ये पास्टन है ब्रैकेट ऑनवर्ड्स है ये आईआर रीजन में फॉल करती है। ये बहुत ये उतने हमको दिखते नहीं है क्योंकि हमें खाली विजिबल रीजन के दिख गए अभी तक। लेकिन इन सीरीज में ऑल सीरीज जो थी, लाइमन थी, चाहे बाल्मर थी, चाहे पास्टन थी, ब्रैकेट थी, पीपर थी, हम्फरी सीरीज थी, इन सारी सीरीज में एक बात कॉमन थी, एक सिमिलरिटी कॉमन थी। तो यहां पे जो बात जो कॉमन थी, जो यहां पे जो सिमिलरिटी कॉमन थी, उसको डिस्कवर किया एक स्विस या स्वीडिश का वो फिजिसिस्ट था जिसका नाम था जोहान रॉबर्ट रिडबर्ग। मैं यहां पे लिख रहा हूं, जिसका नाम था जोहान रॉबर्ट रिडबर्ग। तो इसका नाम था जोहान रॉबर्ट रिडबर्ग। इसने डिस्कवर किया एक कॉमन सिमिलरिटी इन ऑल सीरीज में। तो वो कॉमन सिमिलरिटी उसने कहा जो इसमें कॉमन सिमिलरिटी है, तो उसके लिए इसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दी। उसने कहा अगर हमें किसी भी लाइन की, स्पेक्ट्रल लाइन की, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन है, चाहे वो हम्फरी की, चाहे पीफंड की, ब्रैकेट की भी कोई भी सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास है, अगर हमें उसकी वेवलेंथ निकालनी है तो हम उसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला दे देंगे। तो कॉमन फॉर्मूला क्या दी उसने, तो मैं इसको मिटाता हूं, मैं थोड़ा यहां पे लिखता हूं उसका। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे बार बार इसको रब करना पड़ता है। बोर्ड थोड़ा लंबा होता, इसकी थोड़ा लेंथ ज़्यादा होती तो मज़ा और आ जाता। चलो मैं अब यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि कैमरा में भी आ जाए, ऐसा नहीं कि मैं लिखूँ आपको वो चीज़ दिखे ना, तो फ़ायदा उस चीज़ का कोई नहीं है। चलो ठीक है, हम यहाँ से जो अभी हम अपने टॉपिक में वापस आते, तो इसने क्या देखा, कॉमन सिमिलरिटी देखी इन ऑल सीरीज में। इसने कहा अगर हमें किसी स्पेक्ट्रल लाइन की कोई वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन करनी है, उसके लिए मैं एक जनरल फार्मूला दे दूंगा। तो वो जनरल फार्मूला क्या थी, उसने कहा जो वेव नंबर है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 109,677 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखा उसने, वहां पे क्या था 2 स्क्वायर, यहां पे लिखा है n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू है ना 109,677 पर सेंटीमीटर, इसको कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट को बोलते हैं, ये इसीलिए रिडबर्ग ने दिया था, तो इसको इसी के नाम से फिर रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने बता दिया ये जो हमारे पास अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल द सीरीज, चाहे आपके पास लाइमन सीरीज क्यों ना हो, बाल्मर सीरीज क्यों ना हो, या आपके पास पास्टन सीरीज है, या ब्रैकेट सीरीज है, पीफंड है, हम्फरी सीरीज है, ऑल द सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन को अगर आपको उसका वेवलेंथ निकालना है, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, आपको वेवलेंथ डिटरमाइन करना है, तो ये फार्मूला उसके लिए एप्लीकेबल है। यहां पे उसने बता दिया जो इसका जो है n1 है, n1 ये हो सकता है 1 के बराबर, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन जो n2 है ये हो सकता है n1 + 1, n1 + 2, n1 + 3 सो ऑन, ठीक है ना, सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल
इसने कहा अगर वैल्यू ऑफ n1 होगा व्हेन, अगर n1 का वैल्यू होगा, अगर n1 का वैल्यू होगा 1, क्या होगा? अगर n1 का वैल्यू होगा अगर n1 का वैल्यू होगा 1, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, ये है लाइमन सीरीज। क्या है? लाइमन सीरीज है। और इसके लिए जो n2 होगा, तो n2 क्या होगा इसके लिए? तो मैंने कहा n2 होगा n1 + 1, तो 1 + 1 n2 हो सकता है इसके लिए 2, ऐसे 3, 4 so on। अगर इसने कहा अगर n1 का वैल्यू होगा 2, तो फिर ये क्या है? ये बाल्मर सीरीज है। क्या है? बाल्मर सीरीज। क्या है? बाल्मर सीरीज। और जो n2 का वैल्यू क्या होगा? फिर n2 का वैल्यू क्या होगा? तो n1 + 1, यहां पे क्या है? n1 2, 2 + 1 हो गया 3, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एंड so on। अगर n1 का वैल्यू होगा 3, तो ऐसे ही ये क्या सीरीज हो गई? ये पास्चन सीरीज कहलाती है। कौन सी सीरीज? पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज के लिए फिर n2 जो है वो क्या होगा? 3 + 1 4 होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6। तो इसकी जो सीरीज है वो 4 n2 जो इसमें होगा वो 4 5 6 होगा। और अगर n1 इससे कहा अगर 4 होगा, तो कौन सी सीरीज इंडिकेट करती है? ये ब्रैकेट सीरीज इंडिकेट करती है, ब्रैकेट सीरीज इंडिकेट करती है। और इसके लिए जो n2 होगा वो होगा 4 + 1 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7। ये लाइन्स जो है ना, स्पेक्ट्रल लाइन जो बैंड में आती है, हम लिखते हैं ना यहाँ पे जो लाइन है इसका n2 = 2, n2 = 3, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 5 से 6 से 7 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हमारे पास n2 मतलब हमारे पास स्पेक्ट्रल ऐसे स्पेक्ट्रम है, इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 5 6 से स्टार्ट है। इसका मतलब है ये क्या है? ये जो यहाँ पे सीरीज है ये कौन सी सीरीज है? यहाँ तक ये लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज, ऐसे ही बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। तो ऐसे ही अगर n1 का वैल्यू 5 होगा, तो इसका मतलब है ये क्या है? पी फंड सीरीज। क्या है? पी फंड सीरीज है। पी फंड सीरीज के लिए n2 का वैल्यू क्या होगा? वो होगा 5 + 1 6, 6 से स्टार्ट होगा, 6 7 8 एंड so on। तो यहां पे हमने जाना जो कॉमन सिमिलरिटी उसने फाउंड की, उसके लिए कॉमन मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, उससे कहा उसने उन्होंने कहा कि इससे हम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल में करता हूं इसकी, आपको थोड़ा इसका इस पे होल्ड आ जाए, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। मैंने कहा हमारे पास एक लाइमन सीरीज है, मेरे पास एक लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है मेरे पास। इसमें n1 जो है मेरे पास 1 के बराबर है, लेकिन जो n2 है, n2 कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 1 + 1, क्योंकि n2 इसका क्या हो जाएगा? n1 + 1, वो 1 + 1 2, तो यहां से ये सेकंड n2 है, n2 = 2, n2 = 3, n2 = 4, n2 = ये थोड़ा यहां पे आपको फिर बोर्ड में कैमरा में नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं। मैंने कहा मेरे पास लाइमन सीरीज है, ये मेरे पास लाइमन सीरीज है, ये मेरे पास लाइमन सीरीज है, ये मेरे पास लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज में n1 हमारा 1 के बराबर और n2 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो n2 हमारा है, ये है 2 3 4 5 और ये है 6, ये है 6 लाइन। अच्छा, आपको क्या काम करना है? आपको इस वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है जो n2 = 2, इसका अपने
इसका आपको लैम्डा जो वेव लेंथ है वो डिटरमाइन करनी है या वो कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? सीधी सी बात है, वेव नंबर जो 1/λ के बराबर होता है इज इक्वल टू 109677, ये है ना, 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यही करोगे। इसके बाद क्या करोगे? 109677, तो n1 कितना है हमारा? 1 ही है, 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई इसका निकालना है 2 का, तो 2 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करो। 109677, 2 to 4, 4 into 1 1, 4 minus 1 into 3, 2 to 4, 4 1 4, 3/4। तो 3/4 कितना आता है? तो ये कितना आ जाएगा? 0.75। तो मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आ जाएगा वो? 0.75 से इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 8, तो इतना आ जाता है 82257 पर सेंटीमीटर, इतना आ जाता है ना। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे ये आपके पास वेव नंबर आ गया, तो आपको पता है ये आपके पास वेव नंबर आ गया। आपको वेव नंबर क्या है? बराबर 1/λ है ना। लेकिन आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, ये 1/λ है, इसको वेव नंबर। लेकिन आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा जब कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई वेव नंबर। तो इस नंबर को आप 1 डिवाइड बाई 82257 सेंटीमीटर लिखोगे। तो ऐसे ही कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है। तो आप इसको आपका इसका जो वैल्यू निकालना है आपको, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो हम ऊपर भी क्या करेंगे काम, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है 1 डिवाइड बाई 82257 सेंटीमीटर है। अभी मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ, लिखता हूँ। तो ये न्यूमरेटर में छोटा है, डिनोमिनेटर में बड़ा है। अगर मैं 10⁵ ऊपर भी करूँगा, 10⁵ नीचे भी ऐड करूँगा, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई इंटू इसको मैं मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 150, इसको मैं ऊपर करूँगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो नीचे मेरा नंबर आ गया 82257। तो इसको इसके साथ डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1.21 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमारे पास लैम्डा है, ठीक है ना। तो इसको निकाल दो 1.21। तो सेंटीमीटर हमारे पास किसके बराबर में होता है? 1.21 इंटू 10⁻⁻5। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर में होता है? 10⁻7 नैनोमीटर में। तो यहाँ पे 1.21 इंटू 7 से 5 घटा लो, क्योंकि प्लस ज़्यादा है, तो 2 आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा? 10⁻2 नैनोमीटर। तो 10 × 100, इसको आ जाएगा 121 नैनोमीटर। ये इसका वेवलेंथ होगी, इसकी इस स्पेक्ट्रल लाइन की ये वेवलेंथ होगी। कौन सी? 121 नैनोमीटर। तो दूसरी न्यूमेरिकल हम करेंगे इस पे। न्यूमेरिकल करने से क्या हो जाता है, आप असल में जो कंसेप्ट है वो आपने सीख लिया, फिर आपको न्यूमेरिकल्स भी करनी आनी चाहिए। इसमें मैं लिखूंगा, हमारे पास क्वेश्चन एक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमें लाइट की जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। हमें क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम when an electron in an hydrogen atom। मैं क्वेश्चन लिख ही लेता हूं, what is the wavelength of light
wavelength of light when an electron is emitted from an hydrogen atom from the hydrogen atom. What is the wavelength of light when an electron is emitted from the hydrogen atom? It undergoes transition from the energy level n is equal to 4 to the energy level n is equal to 1. तो हमें इसका वेवलेंथ, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया एक हाइड्रोजन एटम से, तो उसकी जो ट्रांजिशन हो गई वो हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 होगी. तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है एक तो n1 क्या है हमारे पास 1 है, लेकिन n2 क्या है हमारे पास, n2 क्या है 4 है, n2 क्या है 4 है. तो आपको अब ईजी हो गया ये. तो आप ज़रा इसको आप इसमें पुट करो जो जनरल फार्मूला थी इसके लिए जो स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट करने में. तो आप लिखोगे वेव नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर में 109,677 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर. तो यहाँ से आप करोगे काम वेव नंबर, या यहाँ पे मैं साइड में लिख ही लेता हूँ इसका 1 बाई लैम्डा क्योंकि आपको थोड़ा इजी रहेगा. 109,677. तो n1 क्या हमारे पास 1 स्क्वायर, n2 क्या हमारे पास 4 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ठीक है ना, पर सेंटीमीटर. अब मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, सब कुछ आना चाहिए. तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये तो यही है 109,677. यहाँ पे 4 4 16, 16 1 16, 16 4 इंटू 4 का 16, 16 इंटू 1 हो गया 16, 16 माइनस 1 हो गया 15 डिवाइडेड बाई 4 4 जार 16 1 जार 16, 16. ठीक है ना, 15 बाई 16 आया हमारे पास, ये आ गया ना. तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, इसको आप खुद ही आप कैलकुलेट करो, आ जाएगा. इसको आपको कैलकुलेट करना है. इसका जो नंबर आ जाता है आपके पास, अभी इसको थोड़ा लंबा लगेगा, मैं करता ही उसको 10967 61 60 माइनस 115 इतना हो गया. ये आपका आ जाएगा 102,822 पर सेंटीमीटर. ठीक है ना, ये आपका इतना आ जाएगा. इसको हम कर भी सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है काम, हमें इसको जल्द में ऐसे ही करना है. तो यहाँ पे आपका जो वेव नंबर ऐसे लिखो इसको, या ऐसे लिखो 1 ओवर लैम्डा इसके बराबर है. तो आपको लैम्डा निकालना है, लैम्डा क्या हो जाएगा 1 इनवर्स, जो वेव नंबर है वो ऐसे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 102,822 सेंटीमीटर अब आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे फिर कंफ्यूज आप हो जाते हो, हम इसका आंसर कैसे निकालने, फिर आपको देखना है कि आंसर किस में है. तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या इसको न्यूमरेटर में बढ़ाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैं अभी इसको 10⁻⁶ बनाता हूँ, इसको मैं 1/10⁻⁶ 1 2 3 4 5 6 10 लाख बनाता हूँ उसको 1 × 10⁻⁶, तो नीचे भी 10⁻⁶. ठीक है ना, इससे क्या ये न्यूमरेटर बड़ा बन जाएगा, हमें आसानी मतलब इजी रहेगा इसको फिर कैलकुलेट करने में. तो ये हमारे पास आ जाता है, ये आ जाएगा 1 × 60, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये 10⁻⁻⁶ बन जाएगा. नीचे हमारे पास नंबर आ जाएगा 102,822. जब आप इसको डिवाइड में सॉल्व करोगे, वो आपके पास कौन सा नंबर आ जाएगा, वो आपको आ जाएगा 9.7
इंटू 10⁻⁻⁶। फिर आपको इसको जो सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है ये नंबर, ये अभी सेंटीमीटर में था, तो आपके पास फाइनली ये आ गया। लेकिन आपको नानोमीटर में वेवलेंथ चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास 9.7 इंटू 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर है अभी, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को नानोमीटर में चेंज करोगे। आप लोगोगे 9.7 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁷, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ नानोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, 7 में से 6 घटा लो, 10⁻⁻1, 9.7 इंटू खाली आपके पास 10⁻⁻1 बचेगा नानोमीटर, तो वो आपका 97 नानोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। जो आपकी जब ट्रांजिशन हो जाएगी किसे, एनर्जी लेवल n=4 टू n=1, तो आपके पास जो उस स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेवलेंथ होगा वो 97 नानोमीटर होगा। तो इसी तरह आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। जहाँ पे आपको लगे डिफिकल्टी या कन्फ्यूजन लगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो ये था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसमें हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा, इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा, हमने जो सीरीज़ थी लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट वीफन की, वो सीरीज़ फार्मूला के बारे में जाना, और जो न्यूमेरिकल्स पे बनते थे वो हमने यहाँ पे उनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।